दोस्तों KB एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है दृष्टि धारा सिद्धांत यानी DC थ्योरी लेकर के उपस्थित हैं। इसमें हम आज आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि UPPCL TG2 UPPCL JEE हरियाणा JEE यानी HSC JEE और अदर स्टेट एग्ज़ाम के जो है अदर स्टेट के जो PCL एग्ज़ाम्स होते हैं पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, उनमें सभी में महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जैसे कि PGCIL का भी पावर ग्रिड का एग्ज़ाम होना है IIT के छात्रों का, तो उनके भी उसमें भी महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं तो RRB टेक्नीशियन, RRB ALP और RRB JEE में भी ये महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, परिचय दिखाया गया है सबसे पहले कि दृष्टि धारा सिद्धांत से संबंधित सभी तथ्यों के बिंदुवार अध्ययन हम इसी में करेंगे। और इसके अलावा इसमें जो है और DC के बारे में भी पढ़ेंगे। DC जो है कि पूरे स्रोतों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले विद्युत परिपथ का आप चित्र देख सकते हैं। ये विद्युत परिपथ है जहाँ पर एक बैटरी और एक स्विच और एक फ्यूज और एक बल्ब लगाया गया। बल्ब को भार या लोड कह सकते हो आप लोग। और यहाँ पर एक जो तार बोला गया, जिसको तार, ये कंडक्टर हैं लगे हुए हैं, बैटरी से जोड़ करके तार को कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्किट में फ्लो होंगे। और तो जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में जो पॉजिटिव टर्मिनल से धारा का प्रवाह होगा, यानी कि DC करंट का प्रवाह होगा। और ये सर्किट अभी खुला है, इसलिए अभी सर्किट में जो है धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे ही स्विच को हम ऑफ कर देंगे यानी ऑन कर देंगे, इसको बंद कर देंगे यहाँ से, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर धारा का प्रवाह होने लगेगा। और यहाँ पर फ्यूज जो है आपका, ये जो शॉर्ट सर्किट से जो है करंट से जो है ओवर, या कह सकते हो ओवर करंट जब फ्लो हो जाएगी सर्किट में, तो जो है इस बल्ब की रक्षा करेगा, इसलिए लगा हुआ है फ्यूज। यहाँ पर मेल्ट कर जाएगा, सर्किट टूट जाएगा। और जो फ्यूज है ये आपका जो जूल्स के हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है, यानी कि H = I² RT से। और इसके अलावा जो है यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में जो ये सर्किट का डायग्राम था, मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी। और अगर सर्किट खुला रहेगा तो सर्किट में जो है धारा तो फ्लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक गति तो कर पाएंगे, लेकिन धारा यहाँ से सर्किट खुला हुआ है तो यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा। इस स्थिति में जो है बल्ब आपका क्या है, जलेगा नहीं, बंद रहेगा। और आगे बात करते हैं सोर्स में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को किसी परिपथ के लिए धारा को भेजने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण स्रोत कहलाते हैं, यानी सोर्स कहते हैं इसको। ये निरंतर परिपथ को ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं, जैसे बैटरी सेल, ये दोनों जो है सोर्स होते हैं। और दोनों से ही क्या DC सप्लाई निकलती है, यानी कि दृष्टि धारा करंट, दृष्टि धारा वोल्टेज या DC जो सप्लाई निकलती है, दृष्टि करंट फ्लो होती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे बटन, तो यहाँ पे स्विच है। स्विच के बारे में देख सकते हैं आप लोग, ये ऑन ऑफ के सर्किट को ऑन ऑफ करने में कार्य करता है। और इसके अलावा ये जो है इस तरह से कह सकते हैं कि स्विच एक क्या है, कंट्रोलिंग युक्ति है। फ्यूज के बारे में देख सकते हैं आप लोग, फ्यूज जो है परिपथ को रक्षा प्रदान करता है, यानी अति भार यानी ओवरलोड से क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग भार क्या होता है, जो जैसे पंखा है, बल्ब है, जो हम सप्लाई से जोड़े हुए हैं, जिससे हम काम ले रहे हैं, तो वो जो है भार होता है, यानी लोड कहते हैं उसको। बल्ब, पंखा है, हीटर है, कुछ भी है, आपका AC है। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग तार, जो जिनसे जो है कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट किया जाता है, जो कंडक्टर से, जैसे एल्युमिनियम कॉपर के कंडक्टर, तो उन्हें को क्या है, तार कहा जाता है। तार के ऊपर एक इंसुलेशन लगा रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है देख सकते हैं आप लोग विद्युत परिपथ के प्रकार, खुला परिपथ, लघु परिपथ, लीकेज परिपथ और एक का पूर्ण परिपथ यानी बंद परिपथ। इतने सारे परिपथ के बारे में बताया गया। बंद परिपथ में जो है आप लोग देख सकते हैं कोई जो है धारा बिना रुकावट के क्या सुरक्षित परिपथ में प्रवाहित होती रहती है। केवल बंद परिपथ द्वारा ही धारा का प्रवाह संभव है, और खुला परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। और इस समय जो है आप देख सकते हैं धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि इस समय जो खुला परिपथ है जो है, इस समय जो है सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें एक तरह से कह सकते हैं अनंत के आसपास। और इस समय देखो खुला परिपथ दिखाया गया, देख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा कुछ सब टर्म्स हैं, तो इनके बारे में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये गुणांक है, गुणांक को फैक्टर कहते हैं। निर्गत आउटपुट होता है। और यहाँ पे देख लीजिए स्पंदमान का मतलब पल्सेटिंग, दोलायमान का मतलब होता है पीरियोडिकली। और इसके अलावा ये तो इनसे कोई मतलब है नहीं। रूपांतरित का मतलब होता है परिवर्तित। आगे देख सकते हैं आप लोग लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट,
शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, जब दो कंडक्टर आपस में जो है इंसुलेशन ख़राब हो जाने से या किसी मतलब ओवर वोल्टेज के कारण से, अगर उसमें हीटिंग के कारण से या इंसुलेशन कमज़ोर पड़ जाता है, तो दो तार जो हैं आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि धारा जिस मार्ग से जा रही होती है वहाँ से न जा करके एक शॉर्ट मार्ग उसको प्राप्त हो जाता है, धारा को छोटा पथ प्राप्त हो जाता है और धारा वहीं से जाने लगती है। तो इसी दशा को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट करंट। इस मतलब स्थिति में जो है बहुत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है, और इस स्थिति में धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, कह सकते हैं एक तरह से। और इसके अलावा तो इसी कंडीशन को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। यानी कि आप लोग, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो रास्ते पर देखते हैं कि अगर कहीं पर भीड़ है या कोई मतलब जो कहीं जाना है, तो हम हमेशा शॉर्ट मतलब पथ लेने का प्रयास करते हैं, तो वही है शॉर्ट सर्किट। अगर हमारे पास कोई छोटा रास्ता है तो वहीं से निकल जाते हैं, चुपचाप पहुँच जाते हैं जल्दी से। इसी तरह से धारा भी हमेशा जो है प्रतिरोध उसके मार्ग में रुकावट डालता है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, तो जो धारा है वो हमेशा चाहती है कि छोटा से छोटा मार्ग मिले मुझे जाने के लिए, ताकि उसका जो छोटा मार्ग हो जाएगा, लंबाई कंडक्टर की कम हो जाएगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा और धारा आसानी से वहीं से निकल जाएगी और धारा का मान जो है बढ़ जाएगा। यानी विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा अगर प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यही होता है। आगे बात करते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये दिखाया गया है, धारा यहाँ से तो निकल रही बैटरी से, अगर सर्किट यहाँ पे ये बंद है स्विच, तो यहाँ से जाएगी होते हुए यहाँ बल्ब की जगह न जाकर के यहाँ से तो शॉर्ट सर्किट हो गया ये, यहाँ से तुरंत ये सीधे निकल करके यहाँ से निकल जाएगी। इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। लीकेज पर्पज में क्या होता है कि जैसे कहीं इंसुलेशन वगैरह ख़राब हो गया है, तो वहाँ से जो है जैसे कि दीवार पर कहीं वायर है, कहीं भी वायर पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जैसे कि अगर इंसुलेशन ख़राब हो गया तो वायर टच हो रहा है अगर अर्थ से या कहीं दीवार से किसी चीज़ से, तो वहाँ से करंट बाहर निकलने लगेगी, वहाँ से करंट जाने लगेगी, और इसी को कहते हैं लीकेज करंट। और हो सकता है आसपास कोई खड़ा हो, अगर ज़्यादा मतलब करंट है, ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है बाहर लीकेज के रूप में, तो उसको शॉक भी मार सकती है और घातक हो सकती है। इसी को लीकेज करंट कहा जाता है। इंसुलेशन ख़राब होने के कारण से ये शॉर्ट लीकेज परिपथ क्रिएट होता है। और आगे देखते हैं यहाँ पर परिपथ के आयो, जैसे यहाँ पर है आपका एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट में जो देख सकते हैं, जो ऐसे कंपोनेंट होते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स में, जो कि धारा उत्पन्न मतलब जो वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। यानी कि जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज स्रोत, धारा स्रोत, बैटरी स्रोत, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सब क्या हैं आपके एक्टिव कंपोनेंट हैं। और इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अभी बात करेंगे निष्क्रिय यानी पैसिव कंपोनेंट में, तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और प्रतिरोध हो गया यानी प्रतिरोध, और यहाँ पे प्रेरक यानी कि इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यानी LRC, ये जो है आपके एक्टिव पैसिव कंपोनेंट होते हैं। और ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत ना हो लगा हो, तो वो नेटवर्क पैसिव नेटवर्क कहलाता है। और इसी में देख सकते हैं ऐसा परिपथ जिसमें अन्य परिपथ आयो के साथ साथ ऊर्जा स्रोत लगे हों, तो उसे जो है सक्रिय नेटवर्क कहा जाता है। याद रखें, एक्टिव नेटवर्क, ये है पैसिव नेटवर्क। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रेखीय यानी लीनियर कंपोनेंट में जो है आपके तीनों आते हैं, प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र, ये लीनियर कंपोनेंट में आते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर रेखीय अयो सजातीय यानी होमो प्रिंसिपल सिद्धांत का पालन करते हैं। रेखीय अयो जो होते हैं वो सजातीय होमोजेनिटी प्रिंसिपल यानी सजातीय सिद्धांत यानी होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और इसके साथ ही इस प्रकार से अयो में अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। यानी कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है वो जो है यहाँ पर जो है लीनियरिटी आयो में नहीं, लीनियर कंपोनेंट्स में लागू होता है। और आगे यहाँ बात करेंगे, देख सकते हैं आप लोग, अब बात करेंगे नॉन लीनियर कंपोनेंट। जो नॉन लीनियर कंपोनेंट जिनका जो है ग्राफ ये सीधी रेखा नहीं होता, वो नॉन लीनियर कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे। ये ओम के नियम को भी नहीं फॉलो करेंगे। और जो आप जो रेखीय अयो होते हैं यानी लीनियर कंपोनेंट, ये ओम के नियम को भी फॉलो करते हैं। यानी इनको हम ओमीय जो है कंडक्टर कह सकते हैं, और वो जो है जो नॉन लीनियर होते हैं वो अनोमीय होते हैं। और इसके साथ ही आगे बात करेंगे अभी ओम के नियम के बारे में भी, अभी आएगा इसी टॉपिक में। और तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके अरेखीय अयो होते हैं उसमें डायोड है, ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है इत्यादि, ये सब होती हैं। और ये अध्यारोपण सिद्धांत उन पर लागू नहीं होती है, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है या सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें लागू नहीं होती है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा एक पक्षीय अयो यानी यूनिलेटरल कंपोनेंट, तो इसमें जो है डायोड और थायरिस्टर होते हैं। ऐसे अयो जिसका अभिलक्षण धारा प्रवाह
की दिशा पर निर्भर करता है। मतलब ऐसे कंपोनेंट जिनका जो है अभिलक्षण है यानी कैरेक्टरिस्टिक जो है धारा के प्रवाह पर निर्भर करता है, उन्हें जो है यूनिलेटरल जो कंपोनेंट कहा जाता है। डायोड और थायरिस्टर जो है यूनिलेटरल कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा एक पक्षीय आयो के अभिलक्षण प्रचालन की दिशा पर निर्भर करते हैं, अर्थात अभिलक्षण केवल प्रचालन दिशा से बदल जाते हैं। अगर धारा की दिशा बदल जाएगी तो उस मतलब उनके जो है कैरेक्टरिस्टिक भी बदल जाएगा, अभिलक्षण भी केवल प्रचालन की दिशा पर ही बदल जाते हैं। तो ऐसे ही जो है आपके यूनिलेटरल कंपोनेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि जैसे धारा की दिशा बदल जाएगी तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक भी बदल जाएगी धारा की दिशा बदलने के साथ ही साथ। द्विपक्षीय नेटवर्क बाइलेटरल नेटवर्क जो होते हैं उसमें प्रतिरोध, इंडक्टर और जो संधारित्र होते हैं ये आते हैं। ऐसे अयो जिनका अभिलक्षण धारा के प्रवाह पर निर्भर नहीं करता, धारा कैसे मतलब प्रवाहित हो उस पर निर्भर नहीं करता है, तो वो आपके मतलब बाइलेटरल नेटवर्क होते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर इसमें आते हैं। लंप्ड पैरामीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंप्ड पैरामीटर, यह पैरामीटर लघु एवं मध्यम पारेषण एंड ट्रांसमिशन लाइन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यानी लंप्ड पैरामीटर जो होता है ये जो है शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में के लिए ये पैरामीटर लागू लाया जाता है। ऐसा पैरामीटर जिसमें संपूर्ण परिमाण को गणना के दौरान लाइन में किसी एक जगह पर मान लिया जाता है लंप्ड पैरामीटर कहलाता है। ऐसा पैरामीटर मतलब कहने का मीन्स जिसके संपूर्ण परिमाण को गणना के दौरान लाइन में किसी एक जगह पर मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है, उसे लंप्ड पैरामीटर कहा जाता है। और इसके अलावा अब आप आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ऐसा पैरामीटर जिनके पूरे परिमाण को पूरी लाइन पर विपरीत कर दिया जाता है। ऐसा पैरामीटर जिनके पूरे परिमाण को पूरी लाइन पर विपरीत कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट वितरित कर दिया जाता है। सॉरी यहाँ पर गाइस थोड़ा सा वितरित लिखा हुआ है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उन्हें विपरीत पैरामीटर कहते हैं। और इसके अलावा ये जो है कहाँ पर होगा तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। ये लंबी दूरी की पारेषण लाइनों हेतु विपरीत पैरामीटर यानी वितरित पैरामीटर यानी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर प्रयोग में लाया जाता है। अब देख लीजिए लंप्ड पैरामीटर शॉर्ट एंड मीडियम, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, ये याद रखें। और यहाँ पे बाइलेटरल, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, और यूनिलेटरल कंपोनेंट तो आप लोग याद रखें डायोड और थायरिस्टर, इनका जो है। और जो यूनिलेटरल कंपोनेंट होते हैं ये धारा के प्रवाह पर निर्भर करते हैं, बाइलेटरल निर्भर नहीं करते हैं, धारा चाहे जैसे बहे। और यहाँ पर आरेखीय कंपोनेंट मैंने बता दिया, नॉन लीनियर कंपोनेंट ओम के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, साथ ही साथ सुपरपोजिशन थ्योरम को भी नहीं फॉलो करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब इत्यादि इसमें आ जाएगा। और लीनियर कंपोनेंट ओम के नियम को फॉलो करेंगे, साथ ही साथ सुपरपोजिशन थ्योरम को भी फॉलो करेंगे। इसलिए ये आयो जो है आपके होमोजेनिटी प्रिंसिपल सिद्धांत पर कार्य करते हैं या पालन करते हैं उसका। और साथ ही साथ ये प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर होते हैं। और निष्क्रिय आयो मैंने पैसिव कंपोनेंट आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा जो आपको असक्रिय यानी एक्टिव कंपोनेंट भी बता दिए हैं, जो जिनसे ऊर्जा निकलती है कहने का मीन्स। तो जो है आपके एक्टिव कंपोनेंट में आएंगे जिनसे ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है या ऊर्जा का क्षय करते हैं, तो वो जो आपके पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे। और चलिए आगे शुरू करते हैं। निष्क्रिय आयो पैसिव कंपोनेंट जिसकी प्रवणता हमेशा धनात्मक रहती है, tan थीटा। देख सकते हैं आप निष्क्रिय जो पैसिव कंपोनेंट के बारे में बताया गया यहाँ पर, तो इसकी जो प्रवणता होती है हमेशा धनात्मक रहती है। और इसके अलावा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिखाया भी गया है कि द्विपक्षीय आयो बाइलेटरल कंपोनेंट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं वहीं पर बात करूँगा सीधे। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लें आयो के प्रकार। ग्राफ है, अगर ऐसा ग्राफ जा रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द्विपक्षीय आयो यानी कि जो है थर्ड और चतुर्थांश में वह जो है वक्र में एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये जो है आपके पैसिव निष्क्रिय आयो हैं, और क्योंकि स्लोप धनात्मक है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और ये जो है फर्स्ट एवं थर्ड चतुर्थांश में एक वक्र जो है एक दूसरे को प्रतिबिंब बना रहे हैं, बाई सिमेट्रिकल हैं, ये इधर भी तो इधर, और एक रेखा है केवल स्लोप नियत रहती है। तो इस तरह से निष्क्रिय जो है इसमें देख सकते हैं आप लोग सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। तो ये जो है एक्टिव कंपोनेंट हैं, एक पक्षीय आयो हैं और एक ही आयो हैं, सीधी लाइन नहीं जा रही, इसमें नॉन लीनियर है। निष्क्रिय कंपोनेंट में देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक पक्षीय आयो है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, एक पक्षीय आयो है। और यानी कि जो है यूनिलेटरल, और इसके साथ ही इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक 2 कंपोनेंट है ये, और एक ही आयो है। इसके अलावा जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग
यहाँ पर निष्क्रिय अवयव है, एक पक्षीय अवयव है और अरेखीय अवयव है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो है यानी पहले चतुर्थांश और दूसरे तीसरे में लाई कर रहा है। यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ टेढ़ी लाइन बन रही है, इसलिए क्या रेखीय हो जाएगा। यहाँ पर जो ये सीधी लाइन जा रहा है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर रेखीय अवयव होना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग खुद, ये दूसरे चतुर्थांश में सीधी लाइन जा रही है, तो इसलिए इसको रेखीय अवयव के अंतर्गत आना चाहिए। यहाँ पर सही कर लेंगे हम लोग। और इसमें सक्रिय अवयव जो है लास्ट देख सकते हैं कंडीशन, एक पक्षीय अवयव है ये और ये अरेखीय अवयव है, क्योंकि देखिए ये पैराबोला टाइप का बन रहा है और ये जो है सेकेंड और फोर्थ है, फर्स्ट और फोर्थ चतुर्थांश को ये कवर कर रहा है। इसके अलावा ओम का नियम को आप लोग जानते ही हैं कि जो है ओम का नियम जो है जॉर्ज साइमन ओम ने जो है दिया था 1827 के आसपास। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो इसके ओम का नियम जो होता है V बराबर IR होता है, यानी V/I का रेशियो हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक R होता है तो R को जो है विद्युत प्रतिरोध माना जाता है और V पर समानुपाती I होता है। कभी कभी पूछा जाता है आपसे, देख सकते हैं इसका ग्राफ हमेशा V/I का जो है क्या जाता है, एक सीधी लाइन जाती है। इसलिए ऐसे चालक जो ओम के नियम को फॉलो करेंगे तो उसके उन्हें ओमीय चालक कहेंगे, और जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करेंगे यानी ओम के नियम का अनुसरण नहीं करेंगे उन्हें जो है नॉन लीनियर एलिमेंट कहा जाएगा। एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल अवयव पर लागू नहीं होता है। और यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट जो होते हैं, यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट या नॉन लीनियर कंपोनेंट, उन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। बात को थोड़ा सा सेट कर लें दिमाग में। कहने का मतलब जो है आरेखीय अवयव और एक दिशीय अवयव यानी यूनिडायरेक्शनल जो एलिमेंट हैं और साथ ही साथ नॉन लीनियर एलिमेंट हैं, और तो इन सब और यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट, इन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। केवल ओम का नियम लीनियर कंपोनेंट यानी में ही या लीनियर एलिमेंट में ही लागू होता है। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग कुछ भौतिक अवस्थाएं हैं जिनको ओम ध्यान रखना होता है, जैसे ताप है, दाब है इत्यादि जो है, ये सब भौतिक अवस्थाएं मतलब जो कांस्टेंट रहनी चाहिए तभी ओम का नियम लागू होता है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किरचॉफ का नियम आ जाता है अब। और तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं, एक जो दिया है धारा का नियम है, किरचॉफ का धारा नियम है जो कि आवेश संरक्षण पर आधारित है, पहला नियम है। और ये नोड पर जो है, किसी नोड पर जो है नियम के नाम से भी जाना जाता है, किसी नोड पर आने वाली धाराएं और किसी नोड से उसी नोड से जो है बाहर जाने वाली धाराओं का जो है बीजगणितीय योग जो है क्या होता है, शून्य होता है। कहने का मीन्स जो है आने वाले किसी जंक्शन पर किसी नोड पर आने वाली धाराएं का योग बराबर उस जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं का जो है बीजगणितीय योग हमेशा बराबर रहता है। तो इसी को जो है यहाँ पर ओम किरचॉफ का धारा नियम KCL भी कहते हैं। इसी को शॉर्ट में ये ऊर्जा संरक्षण यानी आवेश संरक्षण पर यह आधारित है। सॉरी गाइज, यहाँ पर यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। जो अगला नियम होगा किरचॉफ का दूसरा नियम, तो वो जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होगा, वोल्टेज वाला जो KVL नियम है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिखाया गया ऊपर एक न्यूमेरिकल भी दिखाएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल UPPCL JEE वगैरह में आता है, और इसी के साथ UPPCL TG2 हर एक एग्जाम अलग अलग पूछा जाता है यहाँ से न्यूमेरिकल। और इसके अलावा तो देख सकते हैं आप लोग ये भी पूछा जाता है कि किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है। तो जो है किरचॉफ का जो धारा नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। और इसके साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, ये जो है किरचॉफ का वोल्टेज नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसको मेश का नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम भी से कहते हैं। इसी को पास का नियम भी कहते हैं, इसको लूप का नियम भी कहते हैं। तीन चार बातें एक ही हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। और इसके अलावा तो इसमें जो क्या होता है कि इस किरचॉफ के द्वितीय नियम में किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल एवं परिपथ में वोल्टापात का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब जैसे कोई परिपथ है उसमें जितने वोल्टेज स्रोत लगे हुए हैं, तो उन वोल्टेज परिपथ में विद्युत वाहक बल जितने हैं उनका सबका योग, और साथ ही साथ परिपथ में जितने भी डिवाइसेस लगी हुई उनमें जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है उन सब का योग जो है एक बीजगणितीय योग जो होगा वो शून्य होता है, कहने का मीन्स। और इस तरह से यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये वोल्टेज KVL रूल हो गया, पहले मैंने KCL बता दिया किरचॉफ का, और न्यूमेरिकल ऊपर देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। और इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हैं इधर भी कुछ दिखाया गया है आप लोगों को, कुछ चिन्ह यहाँ पर चिन्ह के बारे में बताया गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे प्रतिरोध के, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया टॉपिक रेजिस्टेंस। तो मतलब विद्युत प्रतिरोध हुआ है भौतिक राशि होती है जो किसी विद्युत परिपथ में जो है धारा के मार्ग में धारा के मतलब फ्लो होने का यानी प्रवाह का विरोध करता है, उसे विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। और इसके अलावा इसका जो प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है R, मतलब जो पहली बात तो R जो होता है विद्युत प्रतिरोध होता है वो चालक की कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती और उसके चालक के जो है कंडक्टर की जो क्रॉस सेक्शनल जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर चालक पतला है
तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर चालक मोटा है तो उसका जो है अनुप्रस्थ काज का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। और चालक की लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक की लंबाई घटाने पर चालक का प्रतिरोध घटेगा। तो एक फार्मूला निकल के आता है R बराबर यहाँ से रो L अपान A, जहाँ पर रो को जो है हम कह सकते हैं कि रो क्या होता है यहाँ पर, तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसका मात्रक पूछा जाता है, आप लोग याद रखें, ओम इंटू मीटर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। और इसी के साथ ही जो प्रतिरोधकता है तो याद रखें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, या मतलब कि जो है चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया लंबाई वगैरह में निर्भर नहीं करता है, केवल निर्भर करता है तो वो जो केवल चालक के प्रतिरोध के मटेरियल पर कि चालक किस चीज़ का बना हुआ उस बात पर निर्भर करता है, साथ ही साथ तापमान पर भी निर्भर करता है। याद रखें दो बातें कि जो प्रतिरोधकता है वो तापमान, चालक का तापमान, और साथ ही साथ चालक के मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ उस चीज़ पर निर्भर करेगा, और चालक की लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करेगा। आप लोगों को जो है कंफ्यूज किया जा सकता है किसी भी तरीके से, तो आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। इसके बाद जो है प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक हैं। तापमान जो है प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करता है, तो जो तापमान होता है वो चालक के जो है चालक वाले जो चालक होते हैं कंडक्टर के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। कहने का मतलब तापमान बढ़ेगा तो कंडक्टरों का प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो कंडक्टरों का प्रतिरोध घटेगा। कहने का मतलब है सीधे सीधे कि यहाँ पे जो चालकों का जो प्रतिरोध गुणांक होता है वो तापमान गुणांक होता है अल्फा, वो जो है पॉजिटिव होता है। वहीं पर बात करेंगे अर्धचालकों के बारे में, तो जो अर्धचालक होते हैं तो उनका जो तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या है आप लोगों का घटता है, और तापमान घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि उनका जो अर्धचालक है तो उनका जो रिलेशन है तापमान के साथ तो रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी के साथ ही उनका जो अर्धचालक है और कुचालक है उनका जो ताप मतलब जो ताप गुणांक होता है अल्फा, वो ऋणात्मक होता है, तो उनको NTC भी कहते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जो है चालक होते हैं तो उनका PTC यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा चालक के लिए, और कुचालक यानी कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होता है। इतना याद रखें आप लोग। कुछ ऐसे भी चालक होते हैं जिनका मतलब जिनके प्रतिरोध बनाए जाते हैं, जिनका जो है आपका प्रतिरोध गुणांक जो होता है नगण्य लगभग मान जाता है, नगण्य, जैसे कि मैग्नीन होगा, यूरोका, और आपका जो है कंस्टेंटन हो गया इत्यादि। ये सब जो है इनका जो है ताप गुणांक लगभग नगण्य माना जाता है मैग्नीन वगैरह का। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया भी गया है रिलेशन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लंबाई के साथ प्रतिरोध का रिलेशन। और यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि जो प्रतिरोध का मान उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं का तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, अतः प्रतिरोध का मान जो है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ किस चीज़ का पदार्थ कौन सा पदार्थ है उसकी मतलब प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसी के साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग चालकता, कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी होती है आप लोग देख सकते हैं। कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि धारा किसी भी पथ में धारा कितनी आसानी से फ्लो हो जा रही है तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। जिसमें धारा आसानी से नहीं फ्लो हो रही है तो उसके मतलब कंडक्टर की कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। जैसे कंडक्टिविटी जो है यहाँ पर क्या है सिल्वर की सबसे अधिक होती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा दिखाया गया है यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है उसकी जो यूनिट होती है प्रति जो है सीमेंस होती है, सीमेंस, या फिर प्रति ओम होती है, या इसी को जो है मोह भी कह सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो यहाँ पर चालकता होती है कंडक्टिविटी उसका सिंबल होता है G। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो है फार्मूला यहाँ दिखाया गया है। मात्रक आ गया यहाँ पर ओम इंटू मीटर, ये पहले ही हो चुका है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करता है, याद रखें। और इसके अलावा मात्रक हो गया इसका विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स, या मोह पर मीटर भी कह सकते हैं। इसी को याद रखें, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। और जो भाई बहन हमारे चैनल को मतलब जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे शक्ति के बारे में। तो शक्ति जो होती है कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं मैकेनिकल रूप में अगर बात करूँ तो यहाँ पर, तो यानी कि जो P बराबर W/T, यहीं से सब पूरे शक्ति के फार्मूले निकलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग तो P बराबर VI भी फार्मूला होता है, P बराबर I² R भी होता है। और यहीं पर जो है अगर ओम के नियम से हेल्प लें तो P बराबर V²/R भी हो जाएगा। और शक्ति के जो बड़े मात्रक हैं देख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 HP बराबर 746 वाट ब्रिटिश में, और 1 HP बराबर 735.5 वाट मीट्रिक में। 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP होता है ब्रिटिश में। 1 किलोवाट में जो 1.34 HP होता है। और 1 किलोवाट में जो है आप लोग देख सकते हैं 1.36, ये जो HP होगा वो मीट्रिक में होगा।
और इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब अगला आगे आता है यहाँ पर जो है ऊर्जा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है, शक्ति जो है, अगर शक्ति के साथ यानी जो पावर होती है, पावर के साथ अगर समय का गुणा कर दिया जाए तो जो जो आता है उसी को जो ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और इसके अलावा इसका फार्मूला हो जाएगा E=P×T। ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल भी हो सकता है, SI मात्रक, या फिर वाट×सेकेंड भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन याद रखें, भूले नहीं। ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल या फिर वाट×सेकेंड। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत का एक और मात्रक भी होता है आर्ग, और छोटे मात्रक हैं। और इसके साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है विद्युत का मात्रक होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है आप लोगों को देख सकते हैं कि जो -1.6 × 10⁻19 वोल्ट होता है, जूल होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जूल होता है, सॉरी गाइज, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आर्ग भी ऊर्जा का ही मात्रक है, और जूल भी है, और यानी जूल SI मात्रक हो जाएगा। वाट×सेकेंड भी इसी का मात्रक है, याद रखें। 1 कैलोरी में जो है 4.186 यानी लगभग 4.2 जूल होते हैं 1 कैलोरी में। और इसके अलावा जो है 1 किलो कैलोरी की बात की जाए तो यहाँ पर एक जो है आपका 4186 हो जाएगा लगभग जूल। और वहीं पर 1 जूल में अगर कैलोरी की बात करें तो 0.24 जूल हो जाएगा। और 1 किलोवाट में जो है जूल कितने होते हैं, तो 1 किलोवाट आवर में तो 3.6 × 10⁶ 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर में। और 1 किलोवाट आवर में जो है को जो 1 यूनिट भी कहा जाता है, ये भी याद रखें आप लोग, भूले नहीं। और BOT जो होता है बोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट, ये 1 किलोवाट के बराबर होती है, इसी को 1 यूनिट भी कहा जाता है। यानी 1 BOT बराबर 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट, तीनों आपस में बराबर होते हैं। और वहीं पर 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होती है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट वो 252 कैलोरी के बराबर होती है, इसको भी याद रखें। और 1 किलोवाट घंटा, यहाँ घंटा नहीं लिखा है यहाँ पर जो है, तो ये WH नहीं लिखा है KWH, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। 1 KWH बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सब आप लोगों को जो जितना भी महत्वपूर्ण था इसमें DC थ्योरी में हमने आप लोगों को बताया। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर प्रतिरोध जो उसमें ऊर्जा के जो है जो पर जो प्रभाव दिखाता है उसे I² RT से मतलब जो दिखाते हैं। यहाँ पर हीटिंग एनर्जी जो उत्पन्न होती है प्रतिरोध से, जूल का नियम भी इसी को कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो DC की जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है, ये भी याद रखें। और इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखे हुए हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा जैसे कि एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है 0 होता है, और जबकि एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आप लोग भूलेंगे नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और आप लोग जो है इस वीडियो को देखें। और जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।